गरीब मजदूर परिवार की दिवाली। आज दिवाली है और मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे खुद पर धिक्कार है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। इतना बोलकर वो व्यक्ति नदी में कूद जाता है और जैसे जैसे वो नदी की गहराइयों के अंदर जाता है वो अपनी पुरानी जिंदगी याद करने लगता है, जहां वो काम करके घर जाता है। और घर जाते ही उसकी बेटी उसे गले लगाकर उससे कहती है, पापा आ गए पर मेरे लिए समोसे नहीं लेकर आए। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे समोसे खाने हैं। अरे रिंकी बेटा, बहुत जल्द दिवाली आ रही है। दिवाली वाले दिन तुम्हें जो खाना हो तुम बोल देना, मैं तुम्हें खिला दूंगा। अरे हरिया जी, आप तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बोला है क्या मालिक ने? बहू, मुझे तो लगता है मालिक ने पिछले महीने की सैलरी दे दी है, तभी तो हरिया इतना खुश है। माँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। आज हम सभी मजदूरों ने मालिक से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो इस दिवाली हमें पिछले महीने की सैलरी, इस महीने की सैलरी और बोनस के साथ गिफ्ट सब कुछ धनतेरस वाले दिन देंगे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और हम भी इस बार अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। हरिया जी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर धनतेरस तक आपको पैसे मिल जाते हैं तो हम इस बार अच्छे से दिवाली मना पाएंगे और धनतेरस पर दिवाली की शॉपिंग भी कर लेंगे। पापा, फिर तो आप मेरे लिए एक अच्छी सी फ्रॉक लेकर आना। हाँ बेटा, मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार दिवाली पर घर सजा ले, इसलिए तुम मुझे कुछ पैसे दे देना। मैं बहू के साथ जाकर दिए और घर सजाने के लिए कुछ सामान ले आऊंगी। हाँ माँ, हम सब एक साथ शॉपिंग कर लेंगे, फिर आपको जो चाहिए हो ले लेना। माँ जी, मैंने भी सोच लिया है, इस साल हम रूखी दिवाली नहीं मनाएंगे। इस साल हम भी दिवाली पर मिठाई और पटाखे लाएंगे। अभी दिवाली आने में पूरे 20 दिन बाकी थे, पर जब से हरिया और उसके पूरे परिवार ने यह खुशखबरी सुनी थी तब से उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। घर में पैसा न होने के बाद भी पूरा परिवार खुश था। अब ऐसे ही एक दिन, बहू जल्दी कर, दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद तू खाना बना लेना। माँ जी, साफ सफाई तो ठीक है, पर खाना क्या बनाओ? घर में तो राशन ही नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ बहू, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, पर कोई बात नहीं, धनतेरस तक हरिया को सैलरी मिल जाएगी। वो तो ठीक है माँ जी, पर धनतेरस को अभी 10 दिन बाकी हैं, तब तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि मैंने जो 500 रुपए संभाल कर रखे हैं, मैं उसमें से थोड़ा सा राशन ले आऊं। अरे नहीं बहू, वो पैसे तेरे हैं, तूने बड़ी मुश्किल से जोड़ कर रखे हैं, तू उन्हें ऐसे ही संभाल के रखना। मैं राशन की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा राशन की दुकान पर जाती है और थोड़ा सा राशन उधार मांगती है, जिस पर राशन वाला सुमित्रा को खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे अम्मा, तुम फिर आ गई मुफ्त का राशन मांगने। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब तक तुम अपना पिछला हिसाब किताब पूरा नहीं कर दोगी मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। बेटा बस आज दे दे, इसके बाद फिर कभी तुझसे राशन उधार लेने नहीं आऊंगी। वैसे भी धनतेरस तक मेरे बेटे की सैलरी आ जाएगी और जब उसकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही हिसाब किताब करूंगी। देख बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा सा राशन दे दे। मेरे घर में मेरी छोटी सी पोती है, वो भूखी नहीं रह पाएगी। हमारी ना सही उस बच्ची की खातिर थोड़ा सा राशन उधार दे दे। अच्छा ठीक है, पर मैं ये लास्ट टाइम आपको राशन उधार दे रहा हूँ, इसके बाद फिर कभी नहीं दूंगा। काफी विनती करने पर राशन वाला सुमित्रा को कुछ राशन दे देता है, जिसे लेकर सुमित्रा घर जाती है और अपनी बहू के साथ दिवाली की सफाई करती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन भी आ जाता है, पर क्योंकि आज संडे होता है इसलिए हरिया की छुट्टी होती है। पर मालिक के बुलाने पर हरिया आज के दिन भी काम पर जाने के लिए तैयार होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आशीर्वाद दो। परसों मालिक ने कहा था कि आज वो हमें हमारा पिछला बकाया और इस महीने की सैलरी के साथ बोनस और गिफ्ट देंगे। हाँ बेटा, आराम से जाना, सब अच्छा होगा। हरिया अपनी माँ का आशीर्वाद देकर बड़ी उम्मीद के साथ अपने मालिक के पास जाता है, पर ये क्या, मालिक पूरे दिन मजदूरों से काम करवा लेता है, पर जब पैसे देने की बारी आती है तो मालिक सभी को सुनाने लगता है। अरे काम तो मजदूरों से होता नहीं है और पैसे मांगने के लिए सिर पर खड़े हो जाते हो। अगर मैं तुम्हें ये कह दूंगा कि मैं रात के 2 बजे तुम्हें दूंगा पैसे, तो क्या तुम विश्वास कर लोगे? अब जाओ यहाँ से और 2 दिन बाद लेकर जाना पैसे। पर मालिक, आज छुट्टी का दिन था, आपने कहा था आप पैसे दोगे, इसलिए हम सारे मजदूर आ जाए और हमने काम भी किया, और जब पैसे की बारी आ रही है तो आप ऐसे कह रहे हैं। अरे मैं मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर हो, मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो भूल जाना अपने पैसे। मालिक की बात सुनकर हरिया और सारे मजदूर उदास चेहरा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर हरिया सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिस पर रानी हरिया से बोलती है, अरे
आप दुखी क्यों होते हैं? वो मालिक हैं, हो गई होगी कोई बात। अब उन्होंने कहा है कि दिवाली को दे देंगे पैसे, तो रुक जाते हैं ना 2 दिन। वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है। भगवान करे मालिक हमारी गरीबी पर रहम खाए और हमें हमारे पैसे दे दें। अगर मालिक ने इस बार पैसे नहीं दिए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हरिया, ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। तू रिंकी को डॉक्टर के पास ले जा, आज सुबह से उसे बुखार है। गरीब हरिया अपनी बीवी के रखे हुए 500 रुपए लेकर रिंकी की दवाई लेकर आता है और अपनी लाचारी बेबसी के बारे में सोचने लगता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दिवाली वाले दिन हरिया अपने मालिक के पास जाता है, जहां मालिक हरिया और सभी मजदूरों को एक मिठाई का डिब्बा और 1000 रुपए देकर जाने को कहता है। मालिक, हम गरीब पर रहम खाओ, आज दिवाली है, हम 1000 रुपए से दिवाली कैसे मनाएंगे? इस महीने की ना सही पिछले महीने की सैलरी तो दे दो। एक तो तुम गरीबों को मैंने मिठाई का डिब्बा दिया और बोनस के नाम पर 1000 रुपया दिया और तुम मुझसे ही जुबान चला रहे हो। रुक, अभी देता हूं मैं तुझे तेरी सैलरी। इतना बोलकर मालिक हरिया को देखने लगता है और धक्के मार कर वहां से उसे निकाल देता है। बेचारा हरिया अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा और 1000 रुपए लेकर रोते हुए जंगल के रास्ते से घर जाने लगता है। पर तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसके पैसे छीनकर भाग जाते हैं, जिसके बाद हरिया पूरी तरह से टूट जाता है और एक नदी के पास खड़ा होकर अपनी गरीबी और किस्मत को कोसने लगता है। आज दिवाली है और मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। हरिया पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी जान देने के लिए उस नदी में कूद जाता है। कुछ देर बाद जब हरिया की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर सजा हुआ है, उसके घर के बाहर दिए जल रहे हैं और उसका पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर तैयार है और उसके सामने विवेक नाम का एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे देख हरिया हैरान हो जाता है। आखिर कौन है ये विवेक, जिसे देखकर हरिया इतना हैरान हो जाता है, और आखिर क्यों उसने हरिया की जान बचाई? आइए देखते हैं। विवेक, मेरे दोस्त, तू यहां कैसे आया और क्या ये सब तूने किया है? क्या तूने मेरी जान बचाई? मैं यहां कब, क्यों, कैसे आया ये सब छोड़, पहले मुझे तू ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान देने की। वो तो अच्छा था कि सही समय पर मैं वहां आ गया, वरना आज तो तू दिवाली वाले दिन अपने घर में मातम मनवा देता। हरिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान देने की? आखिर बात क्या हुई है, आप हमें बताइए। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी जान लेनी चाहिए। मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने जो 1000 रुपए और मिठाई का डिब्बा दिया था वो भी मुझसे गुंडों ने छीन लिया। इस साल तुम लोगों को कितनी उम्मीद थी मुझसे, पर मैं आप सबकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। पर दोस्त, तू तो शहर गया था, फिर गांव कैसे? हाँ, मैं शहर गया था काम करने के लिए, पर मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता था। आज तेरी बदौलत मैं इतना अमीर बन पाया हूँ। अगर 5 साल पहले तूने मेरी मदद नहीं की होती, मुझे पैसे न दिए होते, मुझे शहर न भेजा होता, तो शायद मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होता। इसीलिए मुझे तेरी याद आई और मैं तुझसे मिलने के लिए गांव आ गया। पर दिवाली की वजह से रोड पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने जंगल का रास्ता अपनाया, जहां मैंने तुझे नदी में कूदते हुए देखा। फिर क्या था, अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरने तो नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने तेरी जान बचाई। और जब तुझे घर लेकर आया तो मुझे पूरी सच्चाई का पता चला। जैसे ही विवेक को हमारी गरीबी बेबसी का पता चला, उसने 1 घंटे के अंदर ये सारी तैयारी कर डाली। अब जा, तू भी जल्दी से कपड़े बदल ले, पूजा करने का समय हो रहा है। आखिर पहली बार हम इतनी खुशी के साथ दिवाली मनाएंगे। विवेक हरिया की जान बचाकर अपनी दोस्ती साबित कर देता है, जिसके बाद पूरा परिवार दिवाली पर पहली बार नए कपड़े पहनकर एक साथ दिवाली की पूजा करते हैं और पटाखे जलाकर और मोहल्ले में मिठाइयां बांटकर दिवाली मनाते हैं। हमें हालातों से डरकर उनसे हार नहीं माननी चाहिए। कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों के संकट और गरीबी का एक ना एक दिन बनवास जरूर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब परिवार की ये कहानी? हमें बताना ना भूलें, साथ ही कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर लिखें। तो फिर से हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी गाड़ी से दूर हट। अरे तो गुस्सा क्यों होता है? ये हमारी गाड़ी के सामने आकर तो खड़ी होगी ही, इनके घर में थोड़ी ना गाड़ी है, और तभी तो ये रोज स्कूल भी लेट आती है। अगर इनके घर में भी गाड़ी होती तो ये भी हमारी तरह गाड़ी में घूम पाती। क्यों राधिका, क्या तुम बैठी हो कभी गाड़ी में? हमारी घर में भी बहुत जल्द गाड़ी आ जाएगी, फिर देखना, मैं भी तुम्हें अपनी गाड़ी के आसपास खड़ी नहीं होने दूंगी। जब आ जाएगी तब आकर हमसे बात करना, हम तुम जैसे गरीबों से दोस्ती नहीं रखते। आसपास के सभी अमीर बच्चे जिनके पास गाड़ी होती है वो राधिका का खूब मजाक बनाते हैं। बेचारी राधिका रोते हुए अपने घर में जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताते हुए कहती है, माँ हम कब गाड़ी लाएंगे? मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। अरे बेटा, गाड़ी?
कौन सी बड़ी बात है, 3-4 दिन में ले आएंगे हम भी एक गाड़ी। सच में? सच में। इतना बोलकर अनीता सब्जी काटने लगती है। कुछ देर बाद अनीता की सास आशा और नंद निशा घर आते हैं। अपनी दादी और बुआ को देख राधिका हंसती हंसती उन दोनों के पास जाती है और उनसे कहती है, बुआ दादी आपको पता है बहुत जल्द हमारे घर में भी गाड़ी आने वाली है। अरे वाह राधिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब तुम जाकर पढ़ाई कर लो। भाभी खाना बन गया क्या? हाँ बस बनने ही वाला है, पर अब तक पवन जी घर नहीं आए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आज भी पैदल घर आ रहे हो। अरे बहू उसे बोल कि वो पैदल रोज रोज घर ना आया करे, 10-20 रुपए बचाकर क्या करेगा वो। माँ थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगा तभी तो सेविंग कर पाऊंगा। और वैसे भी 1000 बिजली का बिल आया है, ऊपर से पानी का बिल। इन सबको पूरा करने के चक्कर में कुछ बच ही नहीं पाता। पता नहीं ये गरीबी हमारा कब पीछा छोड़ेगी। हम जब भी पैसे बचाने की सोचते हैं तभी मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तुम सही कह रही हो। वैसे अब पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? कब तक पापा हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे? डॉक्टर ने कहा है कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अब पूरा परिवार आपस में अपने महीने का खर्चा जोड़ने लगता है, पर हर बार की तरह इस बार भी पवन की सैलरी 1 रुपए नहीं बचती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर राधिका अपनी माँ से गाड़ी की जिद करती है। माँ तुमने तो कहा था कि 3-4 दिन में हम अपने घर में भी एक गाड़ी आ जाएगी, पर आज 10 दिन हो गए, अब तक हमारे घर में गाड़ी नहीं आई। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? बुआ मुझे भी एक कार चाहिए। मोहल्ले के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। माँ ने कहा था कि 3-4 दिन में गाड़ी आ जाएगी, पर देखो अब तक माँ ने गाड़ी नहीं ली। भाभी क्या आपने सच में राधिका से ऐसा कोई वादा किया था? निशा तुम्हारे सामने की ही तो बात थी। उस दिन मैंने राधिका से बोला था कि 3-4 दिन में गाड़ी दिला दूंगी। मुझे लगा कि ये भूल जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि राधिका गाड़ी की इतनी ज्यादा जिद करने लगेगी। आप मुझे बच्चा समझ के हमेशा बेवकूफ बनाते हो। अब तो दादाजी भी घर आ गए हैं, मैं उन्हीं से कहूंगी अब वही गाड़ी ला सकते हैं घर में। नहीं राधिका बेटा, दादू की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उन्हें आराम करने दो। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है। अगर तुम उनसे जिद करोगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम अपनी माँ को बस 2-3 महीने दो, मैं तुम्हें गाड़ी जरूर दिलाऊंगी, और इस बार मेरा तुमसे पक्के वाला वादा है। अरे बहू ऐसे झूठे वादे क्यों कर रही है उससे? भला हम गरीब कहाँ से लाएंगे गाड़ी? यहाँ पवन की कमाई से घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा और तू उसे गाड़ी दिलाने का वादा कर रही है। माँ जी इस तरह तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ जी मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी कोई काम करूंगी और अपनी बेटी के शौक पूरे करूंगी। हर बार अपनी तंगी के चलते अपने शौक मार देते हैं, पर मैं अपनी बेटी के शौक मारने नहीं दूंगी। इतना बोलकर अनीता उसी दिन शाम को काम की तलाश में बाहर जाती है और मार्केट में जाकर कुल्फी वाले से बात करती है, और अगले दिन अपने घर के बाहर कुल्फी की रेडी खड़ी कर लेती है। अब पूरे दिन अनीता कुल्फी बेचती है, पर उसमें उसकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती, जिस वजह से वो गांव से बाहर जाती है और बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। साथ ही साथ घर आकर रात को सिलाई का काम भी करती है। मालकिन मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, अब मैं जाऊं? मुझे बगल वाले घर में भी जाना है। हाँ हाँ जाओ, और सुनो कल 2 टाइम आ जाना झाड़ू पोछा करने के लिए। माफ करना मालकिन, पर मैं 2 टाइम नहीं आ पाऊंगी। मैं 4 घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, शाम को घर जाकर आइसक्रीम बेचती हूँ और कंपनियों में जाकर चाय देती हूँ, फिर 2 घंटे के लिए फैक्ट्री में जाती और रात को घर जाकर सिलाई करती हूँ। हे भगवान, तुम एक दिन में कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या? थकती हूँ मालकिन, पर क्या करूँ, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इतना बोलकर अनीता दूसरी कोठी में जाती है और वहां पर फटाफट सारा काम खत्म करके कंपनियों में चाय देने जाती है और वहां पर चाय देकर कुल्फी बेचने लगती है। फिर फैक्ट्री में 2 घंटे काम करके घर आती है और घर आकर खाना बनाती है। अनीता को इतना मेहनत करता देख पूरा परिवार उससे कहता है, अनीता तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? मैं काम कर तो रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, उसके सपने पूरे करने के लिए। अब आप सब सो जाइए, बस मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके सोऊंगी। भाभी रहने दो, आप सुबह 5 बजे उठकर रात के 12 बजे तक बस काम करती रहती हो। अभी का काम मैं कर दूंगी, आप थोड़ा आराम कर लो। निशा बिल्कुल सही कह रही है बहू, तेरे शरीर को भी आराम की जरूरत है। पवन निशा के कहने पर अनीता जाकर थोड़ा सा सिलाई का काम करके सो जाती है और सुबह सुबह उठकर सभी के लिए खाना बनाती है और घर का सारा काम खत्म करके फिर से कोठी में जाती है और वहां काम खत्म करके घर आती है और कुछ देर आइसक्रीम बेचती है और आइसक्रीम बेचकर कंपनी में जाकर एम्प्लॉयज को चाय देती है और वहां से सीधा फिर से फैक्ट्री जाती है। अनीता बहन, आज तो तुम बहुत खुश होगी। मेरे साथ साथ आप सब भी तो खुश हैं, आखिर आज हम सबको सैलरी जो मिलेगी। सही कहा, हम सब खुश हैं क्योंकि आज सैलरी का दिन जो है, पर मालिक कहाँ रह गए, पता नहीं सैलरी कब बढ़ेगी।
फैक्ट्री के सभी वर्कर मालिक का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मालिक आकर सभी को सैलरी बांटता है और अनीता अपनी सैलरी लेकर घर जाती है और पैसे संभाल के रखती है। इसी तरह से दिन रात हर समय अनीता मेहनत करती है और एक एक पैसे जोड़ती है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन। माँ जी, पवन जी, निशा, पापा जी, ये देखो मैंने 3,90,000 जोड़ लिए हैं। चलिए ना अब चलकर एक गाड़ी लेते हैं। अभी राधिका भी स्कूल में है, जब वो स्कूल से आएगी तो आपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी देखेगी तो बहुत खुश होगी। हाँ अनीता, चल रहे हैं, पर इस 3,90,000 को 4 लाख तो कर ले। रुको, तुम ये 10,000 मेरी सैलरी के जोड़ लो। अगर 10,000 आप इसमें मिला दोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? अगर घर चलाने में दिक्कत होगी तो मैं कुछ पैसे मालिक से उधार ले लूंगा और अपनी सैलरी से धीरे धीरे कटवा लूंगा। इतना बोलकर पवन अनीता गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाते हैं, जहां शोरूम का एक वर्कर उनकी हालत देख उनसे बड़ी ही बेरुखी से बात करता है। हाँ भाई, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? क्या चाहिए? अरे हम यहाँ गाड़ी लेने के लिए आए हैं। अरे गाड़ी लेनी है तो बाहर चलो, अंदर बहुत महंगी गाड़ी है। तुम्हारी औकात से बाहर की सेकंड हैंड की सारी गाड़ी बाहर खड़ी है। आप ये हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं? आप अपने ग्राहक से क्या इसी तरह से बात करते हैं? हम यहाँ नई गाड़ी लेने के लिए आए हैं, वो भी खाली हाथ नहीं, पैसे लेकर। अनीता को उस वर्कर की हरकत पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वहाँ शोरूम का मालिक आ जाता है और अनीता से कहता है, माफ करना मेम साहब, क्या हुआ आप मुझे बताइएगा। आप इन्हें डांट क्यों रही हैं? हम यहाँ न्यू कार लेने के लिए आए हैं और ये हमारी ऐसी हालत देखकर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है। आप प्लीज हमें कोई सस्ती और अच्छी गाड़ी दिखा दीजिए जो हमारे बजट में हो। हाँ मैम, क्यों नहीं, आइए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये व्हाइट कार सिर्फ 3 लाख की है और ये स्काई ब्लू वाली पूरी 4 लाख की। अगर आप इससे महंगी गाड़ी लेना चाहोगी तो मैं वो भी दिखा दूंगा। नहीं नहीं सर, हमें इससे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए। आप हमें ये 4 लाख वाली स्काई ब्लू वाली गाड़ी दे दीजिए, हमारा इतना ही बजट है। इस तरह अनीता और पवन शोरूम में जाकर अपनी बजट के हिसाब से एक गाड़ी खरीद लेते हैं और पवन खुद गाड़ी चलाता हुआ घर आता है। कुछ देर बाद जब राधिका घर आती है और अपनी नई गाड़ी देखती है तो वो बहुत खुश होती है। माँ, आपने अपना वादा पूरा किया। अब हमारे पास भी गाड़ी है। अब मैं भी किसी को अपनी गाड़ी को छूने नहीं दूंगी। चलो घूमने चलते हैं। हाँ राधिका बेटा, क्यों नहीं, पर पहले गाड़ी की पूजा तो कर लो। बहू, हमने सोच लिया, हम राधिका से इस गाड़ी की पूजा करवाएंगे और अपनी प्यारी राधिका के पैर के निशान भी इस गाड़ी पर लगवाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। आशा के कहने पर अनीता और पवन अपनी बेटी के हाथ से गाड़ी की पूजा करवाते हैं और उसके पैरों के निशान अपनी गाड़ी पर लगवाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए जाता है और वो सब नई गाड़ी के खूब मजे लेते हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके पास कौन सी सवारी है, कार, बाइक या साइकिल? कमेंट में जरूर बताएं।